नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डबल एडी स्टडी चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम चल रहे हैं। उसका एनालिसिस हम लोग डेली शाम के टाइम देखते हैं। तो दोस्तों, आज 2 दिन का एनालिसिस एक ही साथ लेके आए हैं हम। और दोनों शिफ्टों का मतलब 4 शिफ्ट का एनालिसिस है, 21 जनवरी और 22 जनवरी। तो आइए दोस्तों, हम लोग अपना एनालिसिस देखते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न आ रहे हैं। और इन प्रश्नों को आप देख के जाएं। ज़रूर ही आपको एग्ज़ाम हॉल में इनसे कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा आपको। और जैसा कि अभी तक पता चल रहा है कि एनालिसिस पे आधारित ही प्रश्न आ रहे हैं, मतलब कि अभी तक पैटर्न नहीं बदला है। जैसे पैटर्न पहले फॉलो कर रहा था आरआरबी एनटीपीसी, वैसे ही अब भी पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो दोस्तों, आप आराम से इसको देखें और अपनी प्रिपरेशन और बढ़िया बनाएं। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है, 21 जनवरी और 22 जनवरी दोनों शिफ्टों का पेपर है। ठीक है, सभी प्रश्न एक ही जगह। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है कि डीडीएल की फुल फॉर्म। जैसा कि हम लोग स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं कि फुल फॉर्म हर एक शिफ्ट में ज़रूर आ रहा है, ज़रूर से ज़रूर आ रहा है, तो आप उसको देख लीजिए। डीडीएल की फुल फॉर्म हम आपको बताते जाते हैं, आप नोट करते जाएं इसको। और जो भी एनालिसिस है उसको नोट करेंगे तो आपको ही फायदा होगा। ठीक है दोस्तों, और लिख के पढ़ने की कोशिश डालिए आप। ठीक है दोस्तों, तो डीडीएल की फुल फॉर्म क्या होती है? डाटा डिफिनीशन, डाटा डिफिनीशन लैंग्वेज। ठीक है दोस्तों, डीडीएल की फुल फॉर्म होती है क्या? डाटा डिफिनीशन लैंग्वेज। ठीक है दोस्तों, आप फुल फॉर्म देख लेंगे एक बार। सरसरी निगाहों से आप जितने भी फुल फॉर्म होते हैं उनको एक बार पढ़ लेंगे तो वहाँ पे गलत होने के चांसेस कम रहेंगे। फिर है बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो जैसा कि आपको दोस्तों हिस्ट्री पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि बाजार नियंत्रण प्रणाली की जो शुरुआत की थी वो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की थी। और स्वराज की मांग, तो आप सबको पता होगा दोस्तों कि ये रिपीटेड क्वेश्चन है और इससे पहले कई सेटों में आ गया। स्वराज की मांग जो हुई थी 1906 में। ठीक है, 1906 ईस्वी में स्वराज की मांग हुई थी। और आपको बता देते हैं कि जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि स्वराज का मतलब क्या होता है। तो स्वराज का शाब्दिक अर्थ होता है स्वशासन। क्या? स्वशासन। ठीक है, स्वशासन या अपना राज्य। ठीक है दोस्तों, तो आपको बता देते हैं कि स्वराज शब्द का पहला प्रयोग तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। ये प्रश्न पिछले एग्जामों में कई बार आया है। लेकिन अभी हम आपको बता देते हैं कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है दोस्तों, तो इसे आप ध्यान देंगे कि जो एक कथन है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ठीक है दोस्तों, तो इसे आप ध्यान देंगे। और स्वराज शब्द का पहला प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। ठीक है दोस्तों, तो जैसे भी प्रश्न आए उसका आप आंसर सही करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, और स्वराज की मांग 1906 में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान में भाग हैं, तो जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों, पहले 22 भाग थे लेकिन अब कितने हो गए हैं? 25 भाग हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में 470 अनुच्छेद हैं। 470 अनुच्छेद हैं। पहले कितने थे? पहले थे आपके 395। ठीक है दोस्तों, अभी कितने हो गए हैं? 470 अनुच्छेद हो गए हैं। और 12 अनुसूचियां आप सबको पता है। और 22 से बढ़ के 25 भाग अब हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपका प्रश्न था कि भारतीय संविधान में भाग हैं, तो 25 भाग हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि मिड डे मील योजना किस मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि जो मानव विकास संसाधन जैसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय है। ठीक है दोस्तों, तो इसका नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो जो मिड डे मील योजना है ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत है। कौन? मानव संसाधन मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ठीक है दोस्तों, तो अब इसे ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है कि 2023 का क्रिकेट का वर्ल्ड कप कहाँ होगा। ठीक है दोस्तों, तो जो 2019 का हुआ था, ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका जो अभी हुआ था वर्ल्ड कप, ये हुआ था आपका 2000। इसके पहला वाला जो हुआ है वो इंग्लैंड के वेल्स में हुआ था। ठीक है दोस्तों, सबको पता होगा। और इसमें इंग्लैंड विजेता थी। तो अभी 2023 का जो क्रिकेट का वर्ल्ड कप होगा, ये होगा आपका कहाँ पे? भारत में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है सीपीयू से संबंधित प्रश्न एक था, तो आप इसको देख लेंगे कि सीपीयू से जितने प्रश्न बन सकते हैं या सीपीयू से रिलेटेड जो भी टॉपिक है उसको आप एक बार पढ़ लेंगे। और उसके बाद है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। ठीक है दोस्तों, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आप सबको पता होगा कि कौन सी है? लीवर। ठीक है दोस्तों,
लीवर ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, तो आप सभी जानते होंगे दोस्तों कि सबसे बड़ी हड्डी कहाँ की होती है? फीमर की। ठीक है दोस्तों, फीमर की हड्डी मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। ठीक है दोस्तों। फिर है कि अच्छा, सबसे छोटी तो कान में जो पाई जाती है, ठीक है, उसको आप जानते ही होंगे। फिर है कि मुद्रा किसके द्वारा जारी की जाती है? तो आप सभी जानते होंगे दोस्तों कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। ठीक है दोस्तों, आरबीआई के द्वारा मुद्रा जारी की जाती है। प्रोटीन की कमी से होता है, ठीक है। तो प्रोटीन की कमी से क्या होता है, तो देखिए उसमें अब जैसे ऑप्शन रहे होंगे उसके अनुसार आप इस प्रश्न को कर सकते थे। वैसे हम आपको बता देते हैं कि प्रोटीन की कमी से क्या क्या हो सकता है। जैसे कि शरीर में थकान का बना रहना और इम्यून सिस्टम कमज़ोर होना, ये प्रोटीन की कमी से ही होता है। जो इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो जाती है वो प्रोटीन की कमी से ही होता है। और जोड़ों में दर्द, हर वक्त थकान का बना रहना, ये सब प्रोटीन की कमी से ही होता है। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ ऑप्शन आप जैसे भी होगा वैसे आप मैनेज कर लेंगे उसको। फिर है कि डीआरडीओ से एक प्रश्न आया था, डिफेंस रिसर्च से, ठीक है। तो आप इसे देख लेंगे आपकी डीआरडीओ से प्रश्न क्या था वहाँ पे, ठीक है। तो जो भी प्रश्न रहा हो, अब उससे आप उसको सही कर सकते हैं। फिर है कि पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। ठीक है दोस्तों, जो प्रश्न क्लियर होते हैं उन्हीं को यहाँ बताया जाता है। फालतू के प्रश्न नहीं लेके आए जाते हैं ताकि आपके मन में संशय बना रहे। जिससे रिलेटेड जो प्रश्न था आपको वो टॉपिक बता दिया जाता है, आप वहाँ जाके और उसको बढ़िया से देख सकते हैं। फिर है कि पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। तो पंचायती राज की शुरुआत जो हुई थी वो आप सबको पता होगा कि राजस्थान राज्य में, ठीक है, राजस्थान से। ठीक है, पंचायती राज की शुरुआत वहीं से हुई थी, राजस्थान से। प्रतिरोध का एसआई मात्रक, तो देखिए दोस्तों किसी किसी शिफ्ट में एसआई मात्रक भी पूछ रहा है, तो आप इसको देख लेंगे। जो प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? ओम। ठीक है दोस्तों, और इसका सिंबल कैसे बनता है? ऐसे ओम टाइप का बनता है। ठीक है दोस्तों, इसको आप देख लेंगे। फिर है कि आठवीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या, तो जो आठवीं अनुसूची है इसमें भाषाओं की कुल संख्या कितनी? 22। टोटल 22 भाषाएं आठवीं अनुसूची में हैं। ठीक है दोस्तों, फिर आगे हम लोग ऐसे बढ़ते हैं। एक प्रश्न संपत्ति का अधिकार से आया था, तो आप उसको देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि संपत्ति का जो अधिकार था इसे मूल अधिकार से हटा दिया गया था और कानूनी बना दिया गया था, तो इसको आप जानते ही होंगे। ठीक है दोस्तों, फिर है कि भगत सिंह ने असेंबली में बम किसके विरोध में फेंका था? ठीक है दोस्तों, जब भगत सिंह ने असेंबली में बम फोड़ा था तो ये किसके विरोध में फेंका था? ठीक है, तो आपको बता देते हैं कि ट्रेड यूनियन, जो यहाँ देखिएगा, ट्रेड यूनियन डिस्प्यूट बिल के विरोध में, डिस्प्यूट बिल के विरोध में भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका था। ठीक है दोस्तों, क्या है? ट्रेड यूनियन डिस्प्यूट बिल के विरोध में, ठीक है, भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका था। उसके बाद है चंद्रयान से प्रश्न, तो आपको पहले भी हम एनालिसिस में बता चुके हैं कि चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च हुआ था, चंद्रयान सेकंड कब लॉन्च हुआ था, ठीक है, और कब लॉन्च होने वाला था, उसमें तकनीकी खराबी के कारण कब लॉन्च किया गया था, ये सभी प्रश्न हम आपको बता चुके हैं। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि जो चंद्रयान फर्स्ट था ये कब लॉन्च किया गया था? 2008 में किया गया था। और सेकंड कब लॉन्च किया गया था? ये 2019 में किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो आप जो भी इससे बना हुआ प्रश्न होगा वहाँ पे आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, फिर आप ऐसे देख रहे होंगे कि एस्टर का सूत्र, ठीक है दोस्तों, तो एस्टर का जो सूत्र होता है ये आप ध्यान दीजिएगा, C3H7COO C2H5, किसका सूत्र है ये? एस्टर का होता है। ठीक है दोस्तों, ESTER, एस्टर। ठीक है दोस्तों, और जितने भी सूत्र होंगे आप उनको, हम तो ये नहीं कहेंगे कि मतलब आप पूरा देख लीजिए, लेकिन अगर आप पूरा देख लेते हैं तो अच्छा रहेगा। नहीं तो जो प्रश्न रिपीटेड आते रहते हैं, एक दो प्रश्न फेमस होते हैं जो रेलवे के हैं या और भी हैं, तो आप उनको देख सकते हैं एक बार, ताकि आपको वहाँ जाने के बाद संशय न बना रहे किसी प्रश्न पे। ठीक है, संदेह में प्रश्न गलत करना, फिर उसी हो सकता है कि उसी एक दो नंबर से आप चढ़ जाएं, तो ऐसा सही नहीं रहता है। फिर है कि चीन की सबसे लंबी नदी, ठीक है दोस्तों, तो चीन की सबसे लंबी नदी से प्रश्न आया था। तो चीन की सबसे लंबी नदी आपकी जो है यांगत्सी क्यांग, ठीक है, यांगत्सी क्यांग, ठीक है, चीन की सबसे लंबी नदी। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना, तो हम आपको बता देते हैं कि पहली पंचवर्षीय योजना जो हमारी लागू हुई थी, ठीक है, जो 5 5 साल की योजनाएं लागू हुई थी, तो जो पहली पंचवर्षीय योजना थी 1951 में लागू हुई थी और 5 साल तक चली थी। ठीक है, 1956 तक। ठीक है दोस्तों, फिर दूसरी 1956 से स्टार्ट हुई थी और 61 तक चली थी। ठीक है दोस्तों, ये आप देख लीजिएगा जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं हैं और किस मॉडल पे आधारित हैं, इसको आप देख लीजिएगा। फिर है कि पीएम जीवन ज्योति, ठीक है दोस्तों, तो पीएम जीवन ज्योति जो योजना थी ये 2015 में
लॉन्च हुई थी, ठीक है दोस्तों। और जो इसमें बीमा की रकम राशि थी, ठीक है दोस्तों, जो बीमा की रकम थी, ये थी आपकी 2 लाख रुपए, ठीक है दोस्तों, 2 लाख रुपए, ठीक है। और सालाना प्रीमियम जो भरना पड़ता था वो 330 रुपये भरना पड़ता था, 330 रुपये सालाना प्रीमियम भरना पड़ता था, ठीक है दोस्तों। ये आप देख लीजिएगा। फिर है कि नेपाल से सीमा किसकी नहीं लगती, तो उसमें जैसे स्टेट के नाम दिए हुए थे कि यूपी हो गया, उत्तराखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया। तो आप जानते हैं कि झारखंड और इसकी छत्तीसगढ़ की सीमा नेपाल से नहीं लगती है, तो आप इसको देख लीजिएगा। और किसकी किसकी लगती है दोस्तों, तो जो लगती है वो यूपी की लगती है, उत्तराखंड की लगती है, ठीक है दोस्तों, बिहार, वेस्ट बंगाल, इन सब की सीमा नेपाल से लगती है। और किसकी नहीं लगती है, तो आप वहाँ छत्तीसगढ़ रहा होगा, तो छत्तीसगढ़ देख सकते हैं, ऐसे ही बता रहे थे लोग, ठीक है दोस्तों। विश्व वन्य जीव दिवस, ठीक है दोस्तों। तो विश्व वन्य जीव दिवस आपको पता होना चाहिए कि कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 3 मार्च को, विश्व वन्य जीव दिवस, ठीक है दोस्तों। फिर है कि हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, ठीक है। तो आप सभी जानते होंगे कि केटू जो है, ये हिमालय की सबसे दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, कौन, केटू, ठीक है दोस्तों। फिर है कि HTML का आविष्कारक, ठीक है। तो HTML का आविष्कार कौन किए थे, टिम बर्नर्स ली, टिम बर्नर्स ली के द्वारा HTML का आविष्कार किया गया था, ठीक है दोस्तों। ये भी प्रश्न रिपीटेड है, ठीक है, तो आप इसको देख लेंगे। फिर है कि मतदाता दिवस, तो मतदाता दिवस आप सभी को पता होगा, 25 जनवरी, ठीक है दोस्तों, 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। फिर आगे देखेंगे आप कि भाषा से संबंधित एक अनुच्छेद, मतलब उसमें अनुच्छेद दिए गए थे, उसमें बताना था कि भाषा से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। तो आप सबको पता होगा कि जो 343 फर्स्ट, ठीक है, ये भाषा से संबंधित अनुच्छेद है। तो ऐसे में ऑप्शन में मिले होंगे, तो आप उसको सही कर सकते हैं। फिर था कि सिक्किम राज्य की स्थापना, ऐसे प्रश्न था कि मतलब सिक्किम राज्य की स्थापना, तो इसकी स्थापना 10 अप्रैल 1975, ठीक है दोस्तों। तो आप ध्यान दीजिएगा, इन सब जितने भी स्टेट हैं तो उसको आप देख सकते हैं। कई स्टेट हैं जो सेम डेट में गठन किया गया था उनका, तो आप ये सब भी देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, अगर आपको लग रहा हो कि नहीं, काफ़ी फ़ायदा हो रहा है इस एनालिसिस से, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, और हो सके तो कमेंट भी किया करें, ताकि पता चले कि आपको यह प्रयास कैसा लग रहा है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद है कि जन धन योजना से प्रश्न एक आया था, ठीक है। तो हम आपको ये बताते हैं कि अब प्रश्न तो क्लियर नहीं हो पाया कि क्या था, लेकिन जन धन योजना से प्रश्न था, तो हम आपको बताते हैं कि 2014 में यह योजना लॉन्च की गई थी, ठीक है दोस्तों। और उस टाइम 2014 में लॉन्च की गई थी, और उस टाइम जो हमारे PM थे, ठीक है, वो कौन थे, मोदी जी थे, ठीक है दोस्तों। तो मोदी जी के द्वारा लॉन्च की गई थी जन धन योजना, ठीक है। फिर है कि दूसरे चरण की मतगणना के समय राष्ट्रपति थे, मतलब कौन ऐसे राष्ट्रपति थे, उनका नाम क्या है, जिनके समय दूसरे चरण की मतगणना हुई थी, ठीक है दोस्तों। तो दूसरे चरण की जब मतगणना हुई थी, उसके समय BV गिरी जो थे, BV गिरी उस टाइम के राष्ट्रपति थे, ठीक है दोस्तों। फिर है कि एगमार्क प्रयोगशाला का मुख्यालय, ठीक है। तो एगमार्क प्रयोगशाला का मुख्यालय नागपुर में है, कहाँ, नागपुर में है एगमार्क प्रयोगशाला का मुख्यालय। फिर है कि पद्म विभूषण या पद्म विभूषण से एक एक प्रश्न थे, तो आप उनको देख लेंगे कि क्या थे। वैसे आप ये देख लीजिएगा कि पद्म भूषण और पद्म विभूषण से किनको किनको सम्मानित किया गया है, अर्जुन पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद है कि पेटा इंडिया की स्थापना, तो पेटा इंडिया की जो स्थापना हुई थी, वो हुई थी आपकी 22 मार्च 1980 में, ठीक है, 22 मार्च 1980 को पेटा इंडिया की स्थापना हुई थी, ठीक है। उसके बाद है पंचवर्षीय योजना किस देश से ली गई, तो पंचवर्षीय योजना जिस देश से ली गई थी, उसका उस टाइम नाम USSR था, जो अभी रूस के नाम से जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आप इसे देख लीजिएगा, यहाँ की करेंसी रूबल है, ठीक है। पंचवर्षीय योजना किस देश से ली गई थी, तो USSR, ठीक है, जो बाद में कई देशों में विभाजित हो गया, और अभी जो उसका नाम है, ये रूस के नाम से है, ठीक है। उसके बाद है कि इंस्टाग्राम के CEO से प्रश्न था, तो आप इंस्टाग्राम के CEO जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो हम आपको बताते हैं कि इंस्टाग्राम के जो CEO, उनका नाम एडम मेसोरी था, एडम मेसोरी, इंस्टाग्राम के CEO, ठीक है। ईमेल से एक प्रश्न था, जैसे स्पैम बॉक्स वगैरह जो होता है, इन बॉक्स वगैरह, तो
उनसे आप देख सकते हैं कि मतलब ईमेल से प्रश्न क्या था। वैसे ईमेल से एक प्रश्न था, हम आपको बताए थे। फिर डीआरडीओ से एक प्रश्न था, जैसे आप देख लीजिएगा। और जैसा कि दोस्तों अभी मैथ का पोर्शन हम आपको बताते हैं, उससे पहले हम बता देते हैं कि रीजनिंग में सिंपल रीजनिंग आ रही है, जैसे कि एसएससी लेवल में पूछता है, उससे भी काफ़ी सिंपल है, तो आप उसको आराम से कर सकते हैं। और उसमें मतलब कहीं भी कठिनाई नहीं है। एक दो प्रश्न अगर आपके सीरीज के नहीं बन पा रहे हैं तो उसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल ही रीजनिंग है, आप उनको आराम से कर लेंगे। और जैसा कि मैथ से बताते आ रहे हैं लोग कि एलसीएम एचसीएफ से प्रश्न हर एक शिफ्ट में मिला है अब तक, जितने भी शिफ्ट हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो एलसीएम एचसीएफ से प्रश्न हर शिफ्ट में मिला है, तो आप इसको एलसीएम एचसीएफ को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। ठीक है। फिर है कि गाड़ियों से की चाल से संबंधित प्रश्न हर शिफ्ट में मिल रहे हैं। मतलब कभी रेलगाड़ी से, कभी कार से, कि मतलब दो रेलगाड़ियाँ समांतर पटरियों पे चल रही हैं, या गाड़ियाँ इतनी की स्पीड से यहाँ तक गई, फिर वहाँ से रिटर्न आई, ऐसे ऐसे प्रश्न मिल रहे हैं। ठीक है, तो मतलब ये कंफर्म प्रश्न है, हर एक शिफ्ट में मिल रहे हैं। ठीक है, थोड़े घुमाव हो सकते हैं, लेकिन प्रश्न कंफर्म आ रहे हैं इनसे, तो आप इनको देख लीजिएगा। फिर है कि सीआई व एसआई से प्रश्न भी आ रहे हैं, तो आप देख लेंगे कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में कब किस कंडीशन में क्या तरीका होता है और कौन से टाइप से लगते हैं प्रश्न। ठीक है। और बिल्कुल ही परेशान नहीं होना है दोस्तों, क्योंकि पेपर जो आ रहा है बहुत ही सिंपल आ रहा है, तो आप 75-80 आराम से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और थोड़ा मेहनत कर लेंगे तो आप 80 प्लस कर सकते हैं। और पहले पेपर आप ऐसे ही क्वालिफाई कर लेंगे आराम से ही। ठीक है, आप सेकंड पेपर की भी तैयारी कर सकते हैं साथ साथ। ठीक है दोस्तों, लेकिन अभी आप थोड़ा ध्यान दीजिए। ठीक है। फिर है कि सरलीकरण से भी प्रश्न आ रहे हैं हर एक शिफ्ट में, तो सरलीकरण से भी प्रश्न जो आ रहे हैं उनको देख लेंगे आप। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में जाके कैलकुलेशन करना थोड़ा टफ पड़ जाता है। ठीक है, वहाँ पता चलता है कि गुणा भाग में ही आप गलती कर रहे हैं, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर है कि त्रिकोणमिति से प्रश्न हर एक शिफ्ट में 5 से 8 प्रश्न तक त्रिकोणमिति के प्रश्न मिल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो त्रिकोणमिति को आप खूब बढ़िया से पढ़िए। ठीक है, और उसमें जहाँ भी दिक्कत आ रही हो उनको आप सॉल्व करिए। और अभी जितने भी शिफ्टों में आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए आप एनालिसिस देखते रहिए, और अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करें। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे दोनों शिफ्टों के एनालिसिस के साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।